परम आदरणीय माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट माननीय राजेंद्र पाल गौतम साहब के चरणों में विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा, आप आए और अपने दो शब्द प्रेरणा स्रोत हम सबके बीच रखे आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम साहब। जोरदार ताली। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और तमाम महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन मुख्य अतिथि भाई पुनिया जी, मेरे साथी इतिहास के प्रोफेसर और समाज के चिंतक भाई रतनलाल जी, प्रोफेसर वर्मा जी, बौद्ध जी और तभी सभी साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। साथियों, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे मेरे साथी रतनलाल जी ने विस्तार से बात रखी। उसी दिशा में पूरा रिपीटेशन करने की बजाय कुछ मुद्दों पे मैं बात रखना चाहता हूँ। हम सभी इतिहास पढ़े हैं और इस बात को जानते हैं कि लगभग 1,500-2,000 साल हम लोगों ने लंबी गुलामी झेली है। तो ये सवाल तो बनता है ना कि ये लंबी गुलामी क्यों चली। मैं इस बात को कभी भी नहीं मान सकता कि कोई ये कहे कि हमारे बुजुर्गों ने ये कोशिश ही ना की हो कि हमारे बच्चे आज़ाद पैदा हों। हम भी गुलाम रहे, हमारे बच्चे भी गुलाम रहे, उनके बच्चे भी गुलाम रहे। ऐसी सोच हमारे बुजुर्गों ने, ऐसी सोच उनकी रही हो, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। और मैं इस बात को भी नहीं मान सकता कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से कभी यही नहीं चाहा कि हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे, हमें भी ज्ञान अर्जित करने का अवसर होना चाहिए, हमें भी व्यापार करने का हक होना चाहिए, हमें भी संपत्ति में हक होना चाहिए, जमीन पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। मैं नहीं मान सकता कि हमारे बुजुर्गों ने ये ना चाहा हो। तो फिर ऐसे कौन से कारण हैं कि कोई 10-20 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, बल्कि 1000 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक हमारे लोग शिक्षा से भी वंचित रहे, संपत्ति से भी वंचित रहे, व्यापार से भी वंचित रहे, यहाँ तक कि मानवता के दर्जे से वंचित रहे। तो इसके अगर कारण को खोजना चाहें तो इसका कारण तो हमें धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति में मिल जाएगा। क्योंकि आज देश का शासन चल रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान से, लेकिन उस वक्त एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसका संचालन मनुस्मृति रूपी संविधान से चलता था। और मनुस्मृति रूपी संविधान में यह तय कर दिया था कि महिलाएं, शूद्र और अछूत, इनको ना पढ़ने का अधिकार है, ना संपत्ति का अधिकार है, ना व्यापार का अधिकार है। इस वजह से हमारे लोग 1,500-2,000 साल तक शिक्षा से, संपत्ति से, व्यापार से, जमीन जायदाद से, तमाम चीज़ों से वंचित रहे। और इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ज्योतिबा फूले जी ने कहा है, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हम लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये हमारे समाज की दुर्दशा केवल शिक्षा से वंचित रहने की वजह से हुई। लेकिन ऐसे समय में हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को इतना सम्मान क्यों देते हैं? हमारे लिए तो भगवान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, हमारे लोग तो बाबा साहेब अम्बेडकर को ही भगवान मानते हैं, उनके लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं। तो उसका कारण है क्योंकि हमारे लोग भी वर्षों से पूजा पाठ करते आए, लेकिन जब बेटी की इज्जत लूटी तो कोई भगवान बचाने नहीं आया। जब बस्तियां जलाई गई तब भी कोई बचाने नहीं आया।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अकेले इतिहास में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारी हजारों साल की गुलामी तोड़ी, हमारे पढ़ने के रास्ते खोले, हमारे नौकरी के रास्ते खोले, हमारे राजनीति में आने के रास्ते खोले, हमें वोट का अधिकार दिया, तमाम तरह के हक अधिकार दिए। लेकिन दुखद ये है कि जो हजारों साल के संघर्ष के बाद जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवाकर, अपनी जवान पत्नी को खोकर, अपना पूरा जीवन जलाकर जो हमें दिया, हम सारे लोग मिलके मिडिल क्लास भी बन गया। बाबा साहेब की वजह से हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, कलेक्टर बने, तमाम तरह के बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने। लेकिन जो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए, हम उसको भी बचा के नहीं रख पाए। केवल 75 सालों में हमने वो भी गंवा दिया। और इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज के कुछ नेताओं ने हमारा सही मार्गदर्शन नहीं किया। हमारे ही समाज के नेताओं ने हमारा सही तरीके से नेतृत्व नहीं किया। हमारे समाज के नेताओं ने संसद और विधानसभाओं में सही तरीके से हमारा प्रतिनिधित्व नहीं किया। यही वजह थी कि जो 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को समाज को नरसंहार से बचाने के लिए गांधी जी के साथ पूना पैक्ट करना पड़ा, जो उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी, जिसको अंग्रेजों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बाबा साहेब की बहस के बाद स्वीकार कर लिया था और कम्युनल अवार्ड घोषित किया था, जिसके खिलाफ, जिसमें हमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिलना था, जिसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। और बाद में बाबा साहेब को धमकियां मिलने लगी कि अगर गांधी जी संसद में मर गए तो तुम्हारे पूरे समाज को कत्लेआम कर दिया जाएगा, नरसंहार कर दिया जाएगा। तो बाबा साहेब को दुखी मन से मजबूरी में समझौता करना पड़ा कि अगर पूरे समाज का नरसंहार हो गया फिर मैं इस पृथक निर्वाचन को लेकर करूंगा क्या। दुखी मन से उनको समझौता करना पड़ा। लेकिन आज यह बात हमें समझ आती है वो क्यों दुखी थे। वो ठीक है, जैसा रतन जी ने बताया, बाकी चीज मिली, शिक्षा के क्षेत्र में हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिला, नौकरी में रिजर्वेशन मिला, वो चीज तो मिल गई। लेकिन जो चीज गंवानी पड़ी उसका नुकसान क्या हुआ। पृथक निर्वाचन क्षेत्र चला गया और उसके बदले में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र आ गया। उसका परिणाम यह हुआ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे हमारे समाज के लोग अपना प्रतिनिधित्व अपने आप अपने में से चुने। आज मजबूरी है, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में हम अपना जिसको हम पसंद करते हैं उसको नहीं चुन सकते, क्योंकि जो असली चीज, जो डिमांड थी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की, उसमें तो डबल वोट का अधिकार मिल रहा था कि जो रिजर्व से लड़ेगा उसको हम ही चुने, हम ही वोट डालेंगे। यानी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब की सीट पे केवल शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ही वोट डालेंगे, कोई दूसरा वोट डाल के नहीं चुनेगा उसे। लेकिन जो जनरल बंदा चुनाव लड़ेगा हम उसको भी वोट डालेंगे, तो हमें डबल वोट मिलने वाला था, जो चला गया। और पृथक निर्वाचन की जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र आया और उसका असर यह हुआ कि अगर आज पूनिया जी चुनाव लड़े तो पूनिया जी को चुनाव में वोट केवल SC ST ने नहीं डाला, बल्कि उस पूरे चुनाव क्षेत्र के सभी लोगों ने डाला। अब चूंकि सबने वोट डाला है तो ये प्रतिनिधि सबके हैं, ये प्रतिनिधि केवल शेड्यूल कास्ट के नहीं है। बेशक रिजर्व सीट से लड़े लेकिन प्रतिनिधि केवल शेड्यूल कास्ट के नहीं, सबके प्रतिनिधि हैं। उसका एक और असर है कि समाज के पास ये विकल्प ही नहीं है कि समाज किसको चुने। पॉलिटिकल पार्टी जिसको टिकट देगी उसमें से भी आप अपने पसंद को चुनना चाहें, केवल शेड्यूल कास्ट के लोग तो नहीं चुन सकते। क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी उठा के देख लीजिए या लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी उठा के देख लीजिए, कहीं पे आपका वोट 15% है, कहीं पे 20% है, कहीं पे 25% है, कहीं पे 30% है, कहीं पे 40% है। अगर 40 के 40 भी इकट्ठी डाल दें तो बाकी जनरल वाले उस 40 वाले समाज को हराने के लिए 60 को वोट दे देंगे।
तो आप 40 मिल के भी अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुन ही नहीं सकते। ये कड़वा सच है। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एहसास उसी वक्त हो गया था कि ये जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र जा रहा है, इसके बदले में जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र आ रहा है, इसमें मेरे समाज के जो प्रतिनिधि जाएंगे चुनकर, वो मेरे समाज का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएंगे। और दूसरा खतरा इसलिए ज्यादा हो गया, जो चुन के गया उसको ये चिंता लग गई, अगर मैं समाज की बात ज्यादा करूंगा तो अगली बार मेरा टिकट कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि टिकट कट ही जाता है, उसने अपने मन में ये मान लिया कि अगर मैंने समाज की बात की ज्यादा तो मेरा टिकट कट जाएगा। इसी केवल डर में, मतलब वो जो समाज की रिजर्व सीट से लड़के समाज के सच्चे प्रतिनिधि बनने की बजाय ज्यादातर लोग अपने अपने पार्टी के गुलाम हो गए। अन्यथा रिजर्व सीट पे टिकट तो रिजर्व को मिलेगा, लड़ेगा तो रिजर्व ही। अगर पूरे समाज के लोग ये तय कर लें, जो भी राजनीति में जा रहा है, कि मैं यहाँ रिप्रेजेंटेशन जो मुझे मिला है समाज को नेतृत्व देने का, मैं समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ संसद में, मैं विधानसभा में समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं सच्चा प्रतिनिधि बनूंगा, समाज की हक और अधिकार की लड़ाई तो लड़ूंगा। मेरा पद रहे या जाए, काट लो टिकट, जो भी आए वही लड़े, जो भी आए वही बोले, वही सारे समाज के मुद्दे उठाए, फिर किसका टिकट कटेगा? सत्ता को समझ आना चाहिए, पार्टियों को समझ आना चाहिए कि रिजर्व सीटें रिजर्व समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए चुन रहे हैं, तो उनको इतना हक तो होना ही चाहिए कि वो अपने समाज के जो तकलीफ, उनके मुद्दे तो उठाएं। अगर ऐसा भी ना कर पाए तो फिर एमपी एमएलए बनने का फायदा क्या, फिर इस रिजर्व सीट का होने का क्या फायदा? ये बात सबको समझ आनी चाहिए। ये चीज हमारे हाथ से चली गई है, और आज तो इतना ज्यादा हो गया है कि लोग बस अपने नेता को खुश रखने के चक्कर में सब कुछ गंवा रहे हैं, इज्जत भी गंवा रहे हैं। मंत्री बन जाएगा पर पीए अपना नहीं रख सकता, अपने समाज को तो जो देना चाहता है, जो योजना बनाना चाहता बना नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि उसको 100% रोका जा रहा, नहीं बना सकता। सारा जो आदमी दिमाग में बीमारी लेकर पैदा हुआ हो, जो खुद मन में ये सोच ले कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा मैं करूं ही ना, तो डूब के मर जाओ। इसलिए बने फिर जरूरत क्या आपकी? अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही लोग जाते जा रहे हैं जिनके मन में से खुद के मन में डर पैदा कर लिया, और उस डर ऐसा पैदा कर लिया कि वो कुछ बाकी सोच ही नहीं रहा है कि बस मैं अपने नेता को, अपनी पार्टी को खुश रखूं। नुकसान पूरे समाज का हो गया। मैं और रतन लाल जी लगातार साथ बैठते रहे, हमें वर्षों से बैठ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको ताज्जुब होगा, जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर था दिल्ली की सरकार में, रतन जी मौजूद है, गवाह इस बात के, और उधर हमारे राहुल नागपाल गवाह साहब के, पुलिस गवाह है। मेरे यहाँ मेरे बंगले का जितना समाज का उपयोग हम कर पाए हमने किया, शायद ही किसी ने किया हो। जैसा वो बता रहे थे 200 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन, तो 200 पॉइंट रोस्टर के आंदोलन की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे उस बंगले पे हुई, सारी तैयारी पूरे आंदोलन की हमारे बंगले पे हुई। हमें तो कभी कोई डर नहीं लगा कि ये कुर्सी चली जाएगी। जब हमारी मान सम्मान की और स्वाभिमान की बात आई तो हमने अपना फेंक दिया इस्तीफा। जब बात यह है कि एक तरफ समाज की इज्जत आबरू है, एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट है, एक तरफ मंत्री की कुर्सी है, दो में से एक चुन लो। हमने कहा ठीक है, ये पकड़ो इस्तीफा, हम बाबा साहब का मिशन चुनेंगे, तथागत बुद्ध का मिशन चुनेंगे। तो कौन सी कमी आ गई भाई? तब भी मैं एक समय पर 2 रोटी खाता था, आज भी 2 ही खा रहा हूं। तब भी मैं बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता था, आज भी नहीं पीता। मंत्री बन के क्या बंगला और गाड़ी की शक्ल देखनी है क्या? अरे जिस समाज का नेतृत्व करने के उनके मुद्दे हल नहीं कर पाए, उनके लिए काम ना कर पाए, उनके लिए लड़ ना पाए, तो ऐसे मंत्री एमएलए एमपी बनने का फायदा क्या है? उससे तो यार वकीली में बढ़िया है। हमने हजारों लोगों को कोर्ट में केस जिता के न्याय दिलवा दिया और मंत्री रह के ना दे पाए, फिर क्या फायदा? रतन जी और हम कई बार बात करते हैं, जब भारत गरीब था, जब भारत आजाद हुआ तो भारत गरीब था, जब भारत गरीब था तो शिक्षा फ्री थी।
जब भारत गरीब था शिक्षा फ्री थी, नौकरियों के बहुत अच्छे अवसर थे। और जब भारत अमीर हो गया तो शिक्षा महंगी होकर शिक्षा छिन गई और नौकरियां भी छिन गई। तो नफा नुकसान किसका हो रहा है देख लो। हुक्मरान तो बनते रहना बाद में, पहले अपनी आज को बचा लो। ना आज नौकरी के अवसर है